हेलो और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के एक ऐसे रहस्य को डिकोड करने वाले हैं जो सुनने में जितना सिंपल लगता है ना, असल में उतना ही उलझा हुआ है। हम बात कर रहे हैं प्रजातियों की, यानी स्पीशीज की। जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ लाखों तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं, राइट? और विज्ञान उन्हें अलग अलग खांचों में बांट देता है। लेकिन प्रकृति हमेशा हमारी बनाई हुई साइंस की किताबों के हिसाब से नहीं चलती। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर एक प्रजाति बनती कैसे है और ये क्लासिफिकेशन का पूरा सिस्टम असल में कैसे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर एक प्रजाति को डिफाइन क्या करता है। मतलब क्या चीज एक प्रजाति को प्रजाति बनाती है। आप शायद सोचेंगे कि भाई, जो जीव दिखने में एक जैसे लगते हैं वो एक प्रजाति के हो गए, सिंपल। लेकिन क्या ये सच में इतना सीधा है? जी नहीं। जब हम प्रकृति को थोड़ा और करीब से देखते हैं ना, तो समझ आता है कि जीवों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना बहुत ही ट्रिकी काम है। कभी कभी तो इनके बीच की लाइन इतनी धुंधली हो जाती है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। बायोलॉजी के कुछ रूल्स को हम बिल्कुल पक्का मानकर चलते हैं, लेकिन प्रकृति को ना ये रूल्स तोड़ना बहुत अच्छे से आता है। अब इन हाइब्रिड्स या संकर जीवों को ही ले लीजिए। ये दो बिल्कुल अलग अलग प्रजातियों के मिलने से बनते हैं, जैसे ज़ीब्रॉइड जो गधे और ज़ीब्रा का एक मिक्स है, या फिर हिनी जो नर घोड़े और मादा गधी से बनती है। और हाँ, लाइगर को कैसे भूल सकते हैं, नर शेर और मादा बाघ का हाइब्रिड। ये सारे जीव हमारी इस पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट देते हैं कि अलग अलग प्रजातियां आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। मतलब प्रकृति कितनी फ्लेक्सिबल और सरप्राइजिंग है ना? तो इस मिस्ट्री को पूरी तरह से समझने के लिए हमने आज के इस एक्सप्लेनर को 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम संकर और अपवादों की बात करेंगे, फिर प्रजाति की अलग अलग अवधारणाओं को समझेंगे, उसके बाद जाति और उपजाति के बीच का फर्क देखेंगे, और आखिर में वर्गीकी के पदानुक्रम यानी टैक्सोनॉमिक हायरार्की को डिकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, संकर और अपवाद, और देखते हैं कि कैसे ये जीव विज्ञान के बने बनाए नियमों को तोड़ते हैं। देखिए, 1942 में एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट हुए मेयर। उन्होंने कहा था कि आपस में प्रजनन करने वाले जीवों की आबादी को ही जाति कहते हैं। उस वक्त ये डेफिनेशन बहुत पावरफुल मानी गई थी। लेकिन जैसा कि हमने अभी उन हाइब्रिड जीवों के केस में देखा, दो बिल्कुल अलग अलग प्रजातियों के बीच भी प्रजनन हो सकता है और एक नया जीव बन सकता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि मेयर की ये ऐतिहासिक परिभाषा पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। ये जो हाइब्रिड जीव है ना, ये इस डेफिनेशन पर सीधे सीधे सवालिया निशान लगा देते हैं। और हाँ, बात सिर्फ इन हाइब्रिड्स पर ही आकर खत्म नहीं होती। एक और बड़ा एक्सेप्शन है जिसे हम बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसका मतलब है कि कभी कभी एक ही प्रजाति के जीवों की बनावट में इतना ज्यादा फर्क होता है कि वो दूर दूर तक एक जैसे नहीं लगते। मधुमक्खियों या चींटियों का एग्जाम्पल ले लीजिए। इनमें एक नर होता है, एक रानी होती है और बाकी वर्कर यानी श्रमिक होते हैं। इन तीनों का शरीर और काम बिल्कुल अलग अलग होता है, फिर भी वो हैं तो एक ही प्रजाति का हिस्सा। इसीलिए सिर्फ शक्ल सूरत या बाहरी रूपरंग के आधार पर प्रजातियों को बांटना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, प्रजाति की अवधारणाएं और कैसे समय के साथ इस वर्गीकरण का विकास हुआ। तो समय के साथ प्रजाति की इस डेफिनेशन ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। 18वीं सदी में चलते हैं, तब लिनियस जैसे वैज्ञानिकों ने जीवों को सिर्फ उनके बाहरी आकार और रंग रूप के आधार पर बांटा था। इसे आकारिकी अवधारणा या मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहा गया। फिर 1942 में मेयर की थ्योरी आई, जो अभी हमने डिस्कस की। उन्होंने प्रजनन या इंटरब्रीडिंग को बेस बनाया, जिसे जैव वैज्ञानिक अवधारणा नाम दिया गया। लेकिन आज के मॉडर्न दौर में जब हमें इवोल्यूशन और जेनेटिक्स की गहरी समझ हो गई है, तब जन्म हुआ जीनिक अवधारणा का। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रजाति उन जीवों का ग्रुप है जिनका जीन पूल एक समान होता है। तो देखा आपने, ये सफर सिर्फ बाहरी रूप रंग से शुरू होकर आज सीधे डीएनए और जेनेटिक्स की गहराई तक पहुंच चुका है। खैर, अब सवाल ये है कि आज की मॉडर्न साइंस एक प्रजाति को असल में कैसे देखती है। तो आधुनिक विचारधारा के हिसाब से एक प्रजाति सिर्फ वो नहीं है जो दिखने में एक जैसी हो, बल्कि ये उन इंडिविजुअल्स की एक ऐसी आबादी है जो जेनेटिक रूप से अलग होते हुए भी एक कॉमन जीन पूल शेयर करते हैं। उनके बीच आपस में इंटरब्रीडिंग होती है, और सबसे बड़ी बात, वो लगातार अपने पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढालते हैं। उनमें प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस लगातार चलता रहता है, और इसी वजह से उनमें एवोल्यूशन के जरिए नई प्रजातियों को जन्म देने की गजब की क्षमता होती है।
ये कोई किताबी परिभाषा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही डायनामिक और जिंदा प्रोसेस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, जाति बनाम उपजाति। यहाँ हम थोड़ी और गहराई में जाकर इन बारीकियों को समझेंगे। अब इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वो बहुत ही क्लियर है। एक तरफ है जाति यानी स्पीशीज। इनमें आपस में शारीरिक आकार का बहुत बड़ा अंतर होता है और दो अलग अलग जातियों के बीच प्राकृतिक रूप से कभी प्रजनन नहीं होता। दूसरी तरफ है उपजाति यानी सबस्पीशीज। होता क्या है कि अलग अलग भौगोलिक जगहों पर अलग अलग एनवायरनमेंट में रहने की वजह से एक ही जाति के जीवों में कुछ छोटी छोटी शारीरिक भिन्नताएं आ जाती हैं। बस इन्हीं से उपजातियां बन जाती हैं। इनके आकार में अंतर बहुत कम होता है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक ही जाति की अलग अलग उपजातियों के बीच प्रजनन पूरी तरह से पॉसिबल है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और प्रैक्टिकली समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। दक्षिण एशिया में पाए जाने वाले कौवे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारतीय कौवा, बर्मी कौवा और श्रीलंका में पाया जाने वाला लंकाई कौवा। ये तीनों मूल रूप से एक ही जाति का हिस्सा है, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए ये तीन अलग अलग उपजातियों में बंट गए हैं। अगर आप इनके साइंटिफिक नाम देखेंगे तो पाएंगे कि नाम का जो तीसरा हिस्सा है ना, वो इनकी उपजाति को ही दर्शाता है। ये इस बात का एकदम परफेक्ट सबूत है कि कैसे भूगोल या ज्योग्राफी बायोलॉजी को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। अब जब ज्योग्राफी और रिप्रोडक्शन आपस में मिलते हैं तो जातियों के कई बहुत ही दिलचस्प टाइप्स बन जाते हैं, जैसे एलोपैट्रिक जातियां। ये वो हैं जो भौगोलिक दूरी के कारण एक दूसरे से एकदम कटी हुई होती हैं और इसलिए प्रजनन नहीं कर सकती। फिर आती हैं सिम्पैट्रिक जातियां। ये एक ही इलाके में रहती तो हैं, लेकिन अलग अलग इकोलॉजिकल रीजन्स की वजह से नेचुरली प्रजनन नहीं करती। हाँ, आर्टिफिशियली ऐसा करवाना मुमकिन है। उसके बाद सिबलिंग जातियां हैं, जो दिखने में तो बिल्कुल जुड़वा लगती हैं, एकदम एक जैसी, लेकिन रिप्रोडक्शन के मामले में वो एक दूसरे से पूरी तरह अलग होती हैं। और इन सब में सबसे अनोखी हैं पॉलीटाइपिक जातियां। ये बेचारी भौगोलिक रूप से अलग अलग रहती हैं, लेकिन अगर आप किसी तरह इन्हें साथ ले आएं तो ये आपस में क्रॉस ब्रीडिंग कर लेती हैं और अपने खुद की अलग पहचान ही खो देती हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, वर्गीकी का पदानुक्रम, यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वो पूरा का पूरा ग्रैंड स्ट्रक्चर जो इस पूरी दुनिया को व्यवस्थित करता है। तो जीव विज्ञान की वो ब्रांच जो इन सारे जीवों को एक सिस्टमैटिक तरीके से क्लासिफाई करती है, उसे जैव वर्गीकी या बायोसिस्टमैटिक्स कहते हैं। अब इतने सारे जीवों को स्टडी करना कोई आसान काम तो है नहीं, राइट? इसलिए उन्हें छोटे बड़े ग्रुप्स में रख दिया जाता है, जिन्हें हम वर्गक या टैक्सॉन कहते हैं। जब हम इन ग्रुप्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और इवोल्यूशन के आधार पर एक फिक्स सीक्वेंस में सजाते हैं, तो इस पूरी शानदार व्यवस्था को ही वर्गीकी का पदानुक्रम या हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी में आप किताबों को उनकी सही सब्जेक्ट और कैटेगरी के हिसाब से सजा रहे हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर कोई भी किताब आसानी से मिल जाए। इस हायरार्की या पदानुक्रम में मुख्य रूप से 7 कैटेगरीज होती हैं, जिन्हें हम ऊपर से नीचे यानी घटते क्रम में रखते हैं। शुरुआत होती है सबसे बड़े ग्रुप से, जिसे कहते हैं जगत या किंगडम। उसके नीचे जानवरों के लिए संघ यानी फाइलम और पौधों के लिए प्रभाग यानी डिवीजन आता है। फिर धीरे धीरे हम और नीचे उतरते हैं, वर्ग, गण, कुल, वंश, और आखिर में हम पहुंचते हैं क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी और बेसिक यूनिट पर, जिसे हम जाति या स्पीशीज कहते हैं। ये एक इतना लॉजिकल और सिस्टमैटिक ढांचा है ना, जो प्रकृति के इस पूरी भीड़-भाड़ को एक परफेक्ट ऑर्डर में ला देता है। अगर आप ध्यान दें तो ये पदानुक्रम बिल्कुल एक फनल या कीप की तरह काम करता है। सबसे ऊपर जो जगत है वो बहुत ही जनरल है, मतलब जंतु जगत में एक छोटे से स्पंज से लेकर हम इंसानों तक सबके सब शामिल हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उस फनल में नीचे जाति की तरफ जाते हैं, चीजें बहुत स्पेसिफिक होने लगती हैं। जाति इस पूरे स्ट्रक्चर के एकदम बॉटम पर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वही जीव आते हैं जो एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं, बहुत सी समानताएं शेयर करते हैं और आपस में नेचुरली प्रजनन कर सकते हैं। तो अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसे एक साथ जोड़ने के लिए चलिए वापस उसी हाइब्रिड जीव पर चलते हैं जिससे हमने बात शुरू की थी। याद है, लाइगर। देखिए, शेर का साइंटिफिक नाम होता है पैंथेरा लियो और बाघ का होता है पैंथेरा टाइग्रिस। दोनों के नाम का पहला शब्द पैंथेरा है, जो उनके वंश यानी जीनस को दिखाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस हायरार्की में वो एक ही वंश का हिस्सा है।
लेकिन उनकी जो जातियां हैं, लियो और टाइग्रिस, वो अलग-अलग हैं। टैक्सोनॉमिक ट्री में वो इतने करीब हैं और बस इसी वजह से इन दोनों के बीच एक हाइब्रिड का पैदा होना पॉसिबल हो पाया। क्लासिफिकेशन की पावर और एक्यूरेसी का इससे बेहतरीन एग्जाम्पल भला और क्या हो सकता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर से हमें एक बात तो बिल्कुल साफ समझ आ गई। एक प्रजाति कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो कभी बदलेगी नहीं। ये तो प्रकृति का एक बेहद जीवंत और लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ये वर्गीकरण का सिस्टम हमें बस आज की जीवों को समझने में मदद करता है, लेकिन प्राकृतिक चयन और खुद को ढालने की ये प्रक्रिया तो कभी रुकती ही नहीं है। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। अगर इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जो बिना रुके लगातार चल रहा है, तो जरा सोचिए, ठीक इसी पल हमारी इसी दुनिया में कौन सी नई जातियां आकार ले रही होंगी। इस प्रकृति की विशाल और रहस्यमयी प्रयोगशाला में अगला कौन सा नया जीव उभर कर सामने आने वाला है ना ये सोचने वाली बात। खैर, आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहें तो बिल्कुल जादुई चीज को डिकोड करने वाले हैं, और वो है पृथ्वी पर जीवन का स्ट्रक्चरल हायरार्की, यानी संरचनात्मक पदानुक्रम। हमारी पृथ्वी पर लाखों तरह के जीव जंतु और पौधे मौजूद हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि विज्ञान उन्हें कैसे पहचानता है? उन्हें एक ऐसा नाम कैसे मिलता है जिसे पूरी दुनिया एक ही तरह से समझ सके? आज हम जीवन की इसी रूपरेखा और यूनिवर्सल नेमिंग की शानदार दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही साफ है। सबसे पहले जैविक पदानुक्रम के निर्माण को समझेंगे, फिर फाइलम तक की यात्रा करेंगे, उसके बाद जानेंगे कि लोकल नामों से क्या समस्याएं होती थीं, कैरोलस लीनियस ने इसका क्या कमाल का समाधान निकाला, और अंत में द्विनाम नामकरण के नियमों पर बात करेंगे। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, जो है जैविक पदानुक्रम का निर्माण। बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत करते हैं और हमारे आसपास मौजूद परिचित जानवरों का उदाहरण लेकर इसे समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि पृथ्वी पर मौजूद इतने सारे यानी लाखों अलग अलग जीवों को आखिर व्यवस्थित कैसे किया जाता है? जरा सोचिए, दुनिया भर के जीव विज्ञानियों के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। हर एक जीव को सही पहचान देना और उसे सही ग्रुप में रखना, सच में ये किसी विशाल पजल को सुलझाने जैसा काम है। इस व्यवस्था की एक बहुत ही अहम कड़ी है वंश, जिसे हम जीनस कहते हैं। मान लीजिए ये समान जीवों का एक ग्रुप है। उदाहरण के लिए पैंथरा एक ऐसा ही वंश है। इसमें शेर, चीता और बाघ जैसे जानवर आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके कुछ खास लक्षण बिल्कुल एक जैसे होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये हमारी आम घरेलू बिल्लियों से अलग हैं, जिन्हें फेलिस वंश में रखा गया है। कहने का मतलब ये है कि एक वंश के जीवों में कुछ ऐसे खास लक्षण होते हैं जो उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग करते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, संघ यानी फाइलम तक की यात्रा। देखते हैं कि ये छोटी श्रेणियां कैसे बड़े समूहों में बदलती हैं और ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। अब जब थोड़े बहुत मिलते जुलते वंश आपस में जुड़ते हैं तो वो एक कुल यानी फैमिली बनाते हैं। जैसे कुल फेलिडी को ही ले लीजिए। इसमें शेर, चीता और आम बिल्लियां सबको एक साथ एक छतरी के नीचे रखा गया है, और दूसरी तरफ कुत्तों और लोमड़ियों को एक अलग कुल में रखा गया है, जिसे कैनिडी कहते हैं, क्योंकि इनके अपने अलग कॉमन लक्षण होते हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये सिस्टम सिर्फ जानवरों तक ही सीमित नहीं है, पौधों पर भी बिल्कुल ऐसे ही लागू होता है। उदाहरण के तौर पर दाल देने वाले पौधों के सभी वंशों को एक ही कुल पेपिलियोनेसी में रखा गया है, और इसी तरह अनाज पैदा करने वाले पौधों के वंश ग्रैमिले कुल का हिस्सा है। चलिए अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं। जब कुछ समान लक्षणों वाले अलग अलग कुल एक साथ मिलते हैं तो वो एक गण यानी ऑर्डर बनाते हैं। अब देखिए, कुत्तों के कुल कैनिडी और बिल्लियों के कुल फेलिडी के कुछ लक्षण एक दूसरे से काफी मिलते हैं। बस इसीलिए इन दोनों को एक ही बड़े गण कार्निवोरा में एक साथ ला दिया गया है। और ये कड़ी यही नहीं रुकती। समान लक्षणों वाले गणों को मिलाकर बनता है एक वर्ग या क्लास, जैसे मैमेलिया वर्ग। इसमें इंसानों और बंदरों वाले प्राइमेट्स गण को और शेर कुत्तों वाले कार्निवोरा गण को एक साथ शामिल किया गया है। अब सोचने वाली बात है कि इंसान और कुत्ते एक ही ग्रुप में कैसे? वो इसलिए क्योंकि देखने में बिल्कुल अलग लगने वाले इन सभी जीवों में एक बहुत बड़ा कॉमन लक्षण होता है, और वो है स्तन ग्रंथियों यानी मेमोरी ग्लैंड्स का पाया जाना। पर कभी-कभी एक वर्ग इतना विशाल और विविध हो जाता है कि उसे और छोटे हिस्सों यानी उपवर्गों में बांटना पड़ता है। इसी स्तनी वर्ग को ले लीजिए। इसे प्रजनन के आधार पर
3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला प्रोटोथेरिया, जो अंडे देते हैं जैसे प्लाटिपस। दूसरा मेटाथेरिया, जो अल्प विकसित बच्चों को जन्म देते हैं जैसे कंगारू। और तीसरा यूथेरिया, जो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं जैसे इंसान। ये सच में जीवन की अविश्वसनीय विविधता है। और अब हम पहुंच गए हैं पदानुक्रम के बिल्कुल ऊपरी स्तर पर, जिसे संघ या फाइलम कहते हैं। यहां समान लक्षणों वाले कई वर्ग एक साथ मिलकर एक संघ बनाते हैं। जैसे संघ कॉर्डेटा में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया शामिल हैं, क्योंकि इन सब में नोटोकॉर्ड, तंत्रिका रज्जू या गिल्स जैसे कुछ बहुत ही बेसिक शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। हाँ, बस एक बात ध्यान रखनी है कि पौधों के वर्गीकरण में संघ की जगह प्रभाग या डिवीजन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम तीसरे भाग पर आते हैं, स्थानीय नामों की समस्या। इस समस्या ने विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ी भाषाई क्रांति की नींव रखी। वैज्ञानिक नामकरण से पहले दुनिया भर में नामों को लेकर भारी कंफ्यूजन था। जरा इस छोटे से पक्षी हाउस पैरो को ही ले लीजिए। इसी एक पक्षी को हॉलैंड में मुश कहते थे, जापान में सुजून और इंग्लैंड में हाउस पैरो। अब सोचिए, जीव एक ही है लेकिन हर देश में उसका एक अलग नाम। ये तो एकदम सिर चकरा देने वाली स्थिति थी। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के बिना जीवों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान करना और उनका अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल था। अगर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बैठे वैज्ञानिक एक ही जीव पर रिसर्च कर रहे हों और उन्हें पता ही ना हो कि वे एक ही जीव की बात कर रहे हैं, तो विज्ञान कैसे आगे बढ़ेगा? साफ था कि एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक नाम की सख्त जरूरत थी जो सबको समझ आए। और यहीं से शुरुआत होती है चौथे भाग की, कैरोलस लीनियस और उनका समाधान। इस पूरी अराजकता को खत्म करने के लिए हमारे इस विषय के असली हीरो की एंट्री होती है। साल 1753। ये कोई आम साल नहीं है। जीव विज्ञान के इतिहास में ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि इसी साल महान वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने अपनी शानदार किताब स्पीशीज प्लांटेरम पब्लिश की थी और दुनिया के सामने आधुनिक द्विनाम नामकरण यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का वो सिस्टम रखा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कैरोलस लीनियस का काम के प्रति समर्पण सचमुच लाजवाब था। उनकी लिखी हुई बेसिक किताबों की लिस्ट पर जरा नजर डालिए। जेनेरा प्लांटेरम, स्पीशीज प्लांटेरम, सिस्टीमा नेचुरी, क्रिटिका बोटैनिका और फिलॉसफिया बोटैनिका। इन किताबों ने जीवन को एक सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए उनकी जबरदस्त विशेषज्ञता को हमेशा हमेशा के लिए साबित कर दिया। चलिए अब अपने अंतिम यानी 5वें भाग की ओर बढ़ते हैं, द्विनाम नामकरण के नियम। ये वो सीक्रेट कोड हैं जिसे इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस ने भी मान्यता दी है। इस द्विनाम पद्धति का मुख्य फॉर्मूला एकदम साफ और सीधा है। हर एक जीव के सिर्फ और सिर्फ 2 नाम होंगे। पहला स्टेप है, नाम हमेशा लैटिन भाषा के शब्दों से लिए जाएंगे। दूसरा स्टेप, सबसे पहले हमेशा वंश यानी जीनस का नाम लिखा जाएगा। और तीसरा स्टेप, इसके ठीक बाद जाति यानी स्पीशीज का नाम आएगा। बस इतना ही आसान है। लेकिन रुकिए, सिर्फ नाम तय करना ही काफी नहीं था। उन्हें लिखने के कुछ बहुत ही सख्त विजुअल नियम भी बनाए गए। वंश का पहला अक्षर हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जाति का नाम हमेशा छोटे अक्षरों यानी लोअर केस में लिखा जाएगा। दोनों नामों को इटैलिक्स या तिरछे अक्षरों में लिखना जरूरी है। और हाँ, नाम जितने छोटे और सरल हों उतना अच्छा। इन सख्त नियमों का फायदा ये हुआ कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा वैज्ञानिक एक पन्ने पर छपे साइंटिफिक नाम को देखते ही तुरंत पहचान सकता है। और ये नियम असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं, चलिए इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। आलू तो हम सब जानते हैं। इसका वानस्पतिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। यहाँ सोलेनम उसका वंश है जिसका एस कैपिटल है, और ट्यूबरोसम उसकी जाति है जो छोटे अक्षरों में है, और ये पूरा नाम इटैलिक्स में है। ये नाम इन सारे नियमों का पूरी तरह से पालन करता है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि इस सिस्टम ने विज्ञान की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। इसने पूरी दुनिया में पौधों और जानवरों को पहचानना और उनका अध्ययन करना बेहद आसान बना दिया। इससे ये पक्का हो गया कि चाहे भाषा कोई भी हो, वैज्ञानिक नाम हमेशा एक ही रहेगा। एक तरह से इसने विज्ञान को एक ग्लोबल और यूनिफाइड भाषा दे दी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च में एक बराबरी आ सकी। इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए बस एक विचार पर छोड़ना चाहेंगे। जरा सोचिए, अगर लीनियस ने 18वीं शताब्दी में इस यूनिवर्सल कोड का आविष्कार नहीं किया होता तो आज आधुनिक विज्ञान का क्या हाल होता? क्या आज की बड़ी बड़ी बायोलॉजिकल डिस्कवरीज मुमकिन हो पाती?
या फिर वैज्ञानिक आज भी भाषाओं के उसी पुराने जाल में उलझे रहते हैं? इस अद्भुत जैविक दुनिया के डिकोडिंग सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्राकृतिक दुनिया को व्यवस्थित करने वाले इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान की उस खास भाषा को डिकोड करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधती है। बिल्कुल, आज हम जैविक नामाकरण यानी बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के रहस्य से पर्दा उठाएंगे और उस बेहद तार्किक और सच कहूं तो शानदार फाइलिंग सिस्टम को समझेंगे जिसका उपयोग हमारी इस विशाल प्राकृतिक दुनिया को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होगी। सबसे पहले हम देखेंगे नामकरण की आवश्यकता, फिर द्विनाम नामकरण पद्धति, उसके बाद नामकरण के कुछ महत्वपूर्ण नियम, इसके बाद त्रिनाम पद्धति और उसके उदाहरण, और अंत में जीव जगत का वर्गीकरण। तो सफर शुरू होता है स्थानीय नामों की उलझन से लेकर एक विशाल जैविक पदानुक्रम तक। भाग 1, नामकरण की आवश्यकता, स्थानीय नामों की समस्या। इस शानदार समाधान को समझने से पहले उस असल समस्या को समझना बहुत जरूरी है जो भाषाई और भौगोलिक दूरियों के कारण वैज्ञानिक अध्ययन में एक बड़ी रुकावट बन रही थी। जरा एक स्थिति की कल्पना करते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों के वैज्ञानिक बिल्कुल एक ही छोटी सी चिड़िया पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पा रहे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही पक्षी के 3 बिल्कुल अलग अलग नाम हो? ये तो बहुत बड़ी उलझन है। और यही बात इस समस्या की जड़ को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, इंग्लैंड में जिसे हाउस पैरो कहा जाता है, वही चिड़िया जापान में सुजून और हॉलैंड में मुर्च है। अब सोचिए, ये तो विज्ञान में एक बहुत बड़ी बाधा थी। इसीलिए ग्लोबल स्तर पर अध्ययन और पहचान के लिए जीव विज्ञान में एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर यानी एक सार्वभौमिक मानक की सख्त आवश्यकता थी। एक ऐसी भाषा जिसे सब समझ सकें। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है। वर्गीकी यानी टैक्सोनमी किसी भी जीव की पहचान करती है और उसे एक वर्ग में रखती है, जबकि नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर वो समान भाषा प्रदान करता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन को एक समान बनाता है। आसान शब्दों में कहें तो एक सिस्टम पहचानता है और दूसरा उसे पूरी दुनिया के सामने एक नाम के साथ पेश करता है। भाग 2, द्विनाम नामकरण पद्धति, सार्वभौमिक समाधान। अब आगे बढ़ते हैं उस बेहद शानदार और प्रभावी समाधान की तरफ जिसे इस नामकरण की अराजकता को खत्म करने के लिए पेश किया गया था। बात है साल 1753 की। कैरोलस लिनियस नाम के एक वैज्ञानिक ने इस विश्वव्यापी जरूरत को बहुत अच्छे से पहचाना। उन्होंने अपनी किताब स्पीशीज प्लेंटेरम में इस द्विनाम पद्धति यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को दुनिया के सामने रखा। सच में ये विज्ञान जगत के लिए एक क्रांतिकारी कदम था और इसी वजह से बाद में इसे इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस ने भी पूरी मान्यता दे दी। अब इस प्रणाली की सबसे बड़ी खूबी क्या है? इसकी सादगी और बुद्धिमत्ता। किसी भी जीव की पहचान को सिर्फ 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला हिस्सा एक व्यापक परिवार समूह को दर्शाता है जिसे वंश या जीनस कहते हैं, और दूसरा हिस्सा एक विशिष्ट व्यक्तिगत पहचान है जिसे जाति या स्पीशीज कहा जाता है ना? एकदम सटीक और सरल। भाग 3, नामकरण के महत्वपूर्ण नियम, मानक बनाना। चलिए देखते हैं कि इन नामों को लिखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सख्त और सर्वसम्मत ढांचा कैसे तैयार किया गया। ये सटीक नियम इस बात की गारंटी देते हैं कि वैज्ञानिक दुनिया की कोई भी भाषा बोलता हो वो किसी वनस्पतिक या प्राणी शास्त्रीय नाम को देखते ही तुरंत पहचान लेगा। चलिए आलू का ही उदाहरण लेते हैं। पहला कदम, वंश का नाम हमेशा कैपिटल अक्षर से शुरू करना है, जैसे सोलैनम का S। दूसरा कदम, जाति का नाम हमेशा छोटे अक्षरों यानी लोअर केस में लिखना है, जैसे ट्यूबरसम। और तीसरा, दोनों को तिरछे अक्षरों यानी इटैलिक्स में लिखना है, तो ये बन गया सोलैनम ट्यूबरसम। लेकिन बात सिर्फ फॉर्मेटिंग पर खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी कुछ बेहद सख्त नियम हैं, जैसे नाम लैटिन भाषा से ही लिए जाने चाहिए, वे छोटे और उच्चारण में आसान होने चाहिए, और हाँ, जो नाम सबसे पहले प्रकाशित होता है बस वही मान्य होता है। इसके अलावा नाम के अंत में लेखक का नाम भी आता है, जैसे होमो सैपियंस के बाद लिनियस। दिलचस्प बात तो ये है कि ये नाम जीव की उत्पत्ति, उसके आवास जैसे एक्वाटिका या फिर उसके रंग जैसे नाइग्रा से भी प्रेरित हो सकते हैं।
इस टेबल को देखकर ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि कैसे हमारे रोजमर्रा के पौधों को इस 2 नाम प्रणाली के जरिए पूरी दुनिया में एक समान रूप से सूचीबद्ध किया गया है। इसका मतलब है कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, गेहूं को ट्रिटिकम एस्टिवम और आम को मैंगीफेरा इंडिका के रूप में ही जाना जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। भाग 4 त्रिनाम पद्धति और उदाहरण उपजाति जोड़ना। देखिए, पौधों के लिए तो 2 नाम काफी हैं, लेकिन जानवरों की दुनिया वो थोड़ी ज्यादा जटिल है। वहां कभी-कभी थोड़ी और विशिष्टता यानी स्पेसिफिसिटी की जरूरत पड़ जाती है। वनस्पति विज्ञान में भले ही इसका इस्तेमाल न हो, लेकिन प्राणीशास्त्र यानी जूलॉजी में ये तीसरी श्रेणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे त्रिनाम पद्धति या ट्रिनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये 3 शब्दों वाली एक प्रणाली है जहां तीसरा शब्द एक ही प्रजाति के अलग-अलग क्षेत्रीय प्रकारों यानी उपजातियों को दर्शाता है। और ये भौगोलिक विविधताओं को समझने का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। देखिए, मूल प्रजाति है कॉर्वस स्प्लेंडेंस, लेकिन हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में इसके अलग-अलग प्रकार मिलते हैं। जैसे भारतीय कौवा है स्प्लेंडेंस, श्रीलंकाई कौवा है प्रोटेगैलस और बर्मी कौवा है इंसुलेंस। तीसरा शब्द हमें बिल्कुल सटीक जगह बता देता है। भाग 5 जीव जगत का वर्गीकरण, एक व्यापक दृष्टिकोण। एकल जीवों का नामकरण तो सुलझ गया, लेकिन अब अगला कदम थोड़ा जूम आउट करना है। ये देखना है कि ये सारे नाम एक विशाल और आपस में जुड़े हुए जैविक पदानुक्रम यानी बायोलॉजिकल हायरार्की में कैसे फिट बैठते हैं। चलिए नीचे से ऊपर की ओर इस पदानुक्रम को समझते हैं। शुरुआत होती है वंश या जीनस से। ये समान प्रजातियों का एक समूह है। उदाहरण के लिए पैंथरा वंश को ही ले लीजिए। इसमें शेर, चीते और बाघ जैसे करीब से जुड़े चचेरे भाई एक साथ आते हैं, लेकिन ये सभी सामान्य बिल्लियों से एकदम अलग रहते हैं। अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं। अगले स्तर पर वंश अब एक कुल या फैमिली का रूप ले लेता है। जैसे कुल फेलिडी में पैंथेरा वंश और हमारी सामान्य बिल्लियां, ये सब एक ही परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुत्तों और लोमड़ियों को पूरी तरह से अलग रखकर एक नया कुल कैनेडी बनाया गया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे जैसे ये वर्गीकरण एक गण या ऑर्डर तक पहुँचता है, पहले के वो सारे अलगाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अब देखिए ना, कार्निवोरा गण में कुछ समान लक्षण होने के कारण बिल्लियों का कुल फेलिडे और कुत्तों का कुल कैनिडे अंततः एक साथ आ ही जाते हैं। और यहाँ तो ये देखना और भी ज्यादा दिलचस्प है कि कैसे कार्निवोरा गण आगे चलकर इंसानों और बंदरों के प्राइमेट्स गण के साथ हाथ मिला लेता है, और ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा वर्ग या क्लास बनाते हैं, जिसे हम मेमेलिया यानी स्तनधारी वर्ग कहते हैं। आगे चलकर इन्हें भी इस आधार पर उपवर्गों में बांटा गया है कि वे बच्चों को जन्म कैसे देते हैं। क्या वे अंडे देते हैं, अल्पविकसित बच्चे देते हैं या फिर पूर्ण विकसित बच्चे देते हैं। अब हम इस वर्गीकरण के बिल्कुल शिखर पर पहुंच चुके हैं, यानी संघ या फाइलम के स्तर पर। ये वो स्तर है जो कई वर्गों को एक साथ जोड़ देता है। उदाहरण के लिए संघ कॉर्डेटा में स्तनधारी, पक्षी, उभयचर और सरीसृप ये सभी एकजुट हो जाते हैं, और ये अद्भुत एकता उनके साझा मूलभूत संरचनाओं पर आधारित है, जैसे कि तंत्र का रज्जु यानी नर्व कॉर्ड का होना। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर वनस्पति विज्ञान के लिए शब्दावली में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी बदलाव ध्यान देने योग्य है। पौधों के साम्राज्य में वैज्ञानिक फाइलम शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसकी जगह डिवीजन यानी प्रभाग शब्द का उपयोग करते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। जरा सोचिए, अगर एक ही नामकरण प्रणाली एक साधारण से आलू को एक खतरनाक पैंथर से इतने तार्किक रूप से जोड़ सकती है, तो ये हमारी पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों की साझा उत्पत्ति के बारे में कितना कुछ बता जाती है। ये अद्भुत जुड़ाव ही विज्ञान की इस खूबसूरत भाषा की असली ताकत है। इस विचार को अपने जहन में रखिए और दुनिया को जानने की ये जिज्ञासा हमेशा बनाए रखिए। नमस्कार, इस रोचक चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के एक ऐसे उलझे हुए पहलू पर बात करेंगे जो टैक्सोनॉमी और लाइफ की कैटेगरीज को लेकर हमारी आम समझ को पूरी तरह से चुनौती देता है। आमतौर पर हम यही मानते हैं कि कुदरत में हर जीव की एक तय श्रेणी या बॉक्स होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जैविक वर्गीकरण का यह नियम एक बहुत ही पेचीदा पहेली है। तो चलिए
सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। आखिर एक बायोलॉजिकल स्पीशीज या प्रजाति को क्या चीज इतना अलग और विशिष्ट बनाती है? परिस्थिति की इन सीमाओं को हम आखिर कैसे मापते हैं? सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना, लेकिन इसका सच्चा जवाब उतना ही गहरा और कॉम्प्लेक्स है। इस उलझन को थोड़ा और करीब से समझने के लिए आइए कुदरत के कुछ ऐसे अनोखे नमूनों को देखते हैं जो इन सारे बेसिक रूल्स को तोड़ देते हैं, जैसे मुल या खच्चर जो नर गधे और मादा घोड़े का मिश्रण है, या फिर जेब्रोइड गधे और जेब्रा का क्रॉस। और इनके बारे में क्या ख्याल है? टाइग्लियन और लाइगर, ये सभी ऐसे हैरान कर देने वाले जीव हैं जो स्टैंडर्ड बायोलॉजिकल परिभाषाओं के बिल्कुल खिलाफ खड़े होते हैं। ये सच में बेहद हैरान करने वाली बात है कि ये जानवर असल जिंदगी में सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, लेकिन अगर हम बेसिक टेक्स्ट बुक्स की सुने तो टेक्निकली इनका वजूद होना ही नहीं चाहिए था। इन असाधारण हाइब्रिड्स ने हमारी प्रकृति को समझने की इन परिभाषाओं में एक बहुत बड़ा प्लॉट होल बना दिया है। अब इस समस्या को सुलझाने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1942 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक मायर ने एक बड़ी सॉलिड परिभाषा दी थी। आपस में संकरण या प्रजनन करने वाले जीवों की आबादी को स्पीशीज कहते हैं। इस स्टेटमेंट को एक ऑथोरिटेटिव बेंचमार्क मान लिया गया, जिसके आधार पर पूरा क्लासिफिकेशन का ढांचा खड़ा किया गया। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट यही है कि मायर के इस नियम में कुछ बड़ी खामियां हैं, जैसे कि हमने अभी उन हाइब्रिड्स के केस में देखा जो प्रजनन की सीमा को ही लांघ जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक ही स्पीशीज के अंदर पाई जाने वाली पॉलीमॉर्फिज्म यानी बहुरूपता भी इस रूल को चुनौती देती है। मधुमक्खियों और चींटियों को ही देख लीजिए, एक ही जाति के अंदर नर, रानी और श्रमिक होते हैं। बाहर से देखने पर ये इतने अलग लगते हैं कि यकीन ही नहीं होता कि ये सब एक ही स्पीशीज का हिस्सा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि स्पीशीज यानी जाति और सब स्पीशीज यानी उपजाति के बीच आखिर अंतर क्या है? देखिए, अलग अलग स्पीशीज के आकार और बनावट में बहुत बड़ा फर्क होता है, और सबसे जरूरी बात, ये आपस में प्रजनन नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ सब स्पीशीज के रूप रंग में अंतर काफी कम होता है, और एक ही स्पीशीज की इन अलग अलग सब स्पीशीज के बीच आपस में प्रजनन बिल्कुल आराम से हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करने के लिए कौवों यानी क्रोज का उदाहरण एकदम परफेक्ट है। अलग अलग वातावरण में रहने की वजह से एक ही स्पीशीज में कुछ बदलाव आने लगते हैं, जिन्हें हम सब स्पीशीज कहते हैं। चाहे वो भारतीय कौवा हो या बर्मी कौवा या फिर लंकाई कौवा, ये तीनों इस बात का बेहतरीन प्रमाण है कि पर्यावरण अलग होने पर कैसे एक ही मूल स्पीशीज के अंदर विभिन्न सब स्पीशीज बन सकती हैं। अब आइए इस वर्गीकरण की बारीकियों को समझते हैं और देखते हैं कि स्पीशीज को 4 अलग अलग अनोखी कैटेगरीज में कैसे बांटा गया है। सबसे पहले लिस्ट में आती हैं एलोपैट्रिक स्पीशीज। ये ऐसी स्पीशीज हैं जो भौगोलिक दूरी यानी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के कारण बनती हैं। जब दो आबादियों के बीच पहाड़, नदियां या समुद्र जैसी भौतिक रुकावटें आ जाती हैं, तो उनके बीच प्राकृतिक रूप से प्रजनन बिल्कुल असंभव हो जाता है। एक तरह से दूरी उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देती है। दूसरी कैटेगरी है सिम्पैट्रिक स्पीशीज की। ये थोड़ा अजीब है क्योंकि ये स्पीशीज एक ही जगह पर रहती हैं, लेकिन इनके बीच कुछ अलग अलग इकोलॉजिकल आदतों की वजह से एक दूरी बन जाती है। मतलब पड़ोसी होने के बावजूद इनकी अलग अलग लाइफ चॉइसेस इन्हें आपस में मिक्स होने से रोकती हैं। इनमें नेचुरल प्रजनन नहीं होता, हाँ, आर्टिफिशियली इनमें प्रजनन जरूर करवाया जा सकता है। तीसरे नंबर पर आती है सिबलिंग स्पीशीज, और ये सच में बहुत दिलचस्प है। ये ऐसे जीव हैं जो देखने में बिल्कुल एक जैसे यानी जुड़वा लगते हैं, बाहर से कोई अंतर नहीं दिखता, लेकिन प्रजनन के मामले में ये एक दूसरे से पूरी तरह आइसोलेटेड होते हैं। यहाँ दिखावा बिल्कुल धोखा दे जाता है, लेकिन इनकी आनुवंशिक सीमाएं एकदम कड़ी और अटूट रहती हैं। और चौथी किस्म है पॉलीटाइपिक स्पीशीज। ये बाकी सबसे बिल्कुल उलट काम करती हैं। ये ज्योग्राफिकल रूप से अलग जरूर रहती हैं, लेकिन इनमें आपस में प्रजनन करने की क्षमता अभी भी बची होती है। इसका पूरा मतलब ये है कि अगर इनके बीच की रुकावटों को हटाकर इन्हें एक साथ लाया जाए तो ये वापस आपस में मिल जाएंगी और इनकी अपनी अलग पहचान पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और सिर्फ बाहरी रूप रंग से आगे निकलकर स्पीशीज की आधुनिक आनुवांशिक यानी मॉडर्न जेनेटिक अवधारणा पर नजर डालते हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स के हिसाब से
एक वैलिड स्पीशीज तय करने के कुछ नियम होते हैं। पहला, उनका एक कॉमन जीन पूल होना चाहिए। दूसरा, जीन्स का स्वतंत्र संचार। तीसरा, नेचुरल सिलेक्शन और बदलते माहौल के हिसाब से लगातार खुद को ढालने की क्षमता। और आखिरी और सबसे खास बात, इनमें नए रूप में विकसित होने की क्षमता होनी चाहिए। ये सभी चीजें मिलकर ही एक सच्ची स्पीशीज का निर्माण करती हैं। यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लेने वाली है। नई स्पीशीज के बनने की कहानी तभी शुरू होती है जब एक आबादी में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन यानी प्रजनन का रुक जाना पैदा होता है। म्यूटेशंस और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जब इनका जीन फ्लो अटक जाता है तो यही परमानेंट रुकावट एक बिल्कुल नई स्पीशीज के उभरने की सबसे बड़ी चिंगारी साबित होती है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जहां हम देखेंगे कि सैकड़ों सालों से वैज्ञानिक इस पूरी जेनेटिक्स और लाइफ को कैसे ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। और ये प्रोसेस शानदार तरीके से दर्शाता है कि साइंस कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करती है। इसके 3 मुख्य चरण हैं। स्टेप 1, पहचान, जहां जीव के गुणों को बारीकी से समझा और तुलना किया जाता है। स्टेप 2, नामकरण, जिसमें जीव को एक यूनिवर्सल नाम दिया जाता है ताकि पूरी दुनिया उसे एक ही नाम से पहचाने। और स्टेप 3, वर्गीकरण, जहां पहचान और नामकरण के बाद उसे एक निश्चित कैटेगरी में सेट कर दिया जाता है। लेकिन याद रखिए, ये टैक्सोनॉमी हवा में नहीं बनती। इसकी जड़ें सीधे तौर पर फाइलॉजनी से जुड़ी हैं, जिसका मतलब है किसी भी जीव का विकासात्मक इतिहास। किसी ऑर्गेनिज्म को श्रेणी में रखते वक्त उसके शानदार आनुवांशिक और इवोल्यूशनरी पास्ट का पूरा ध्यान रखा जाता है। यही अतीत ही मॉडर्न टैक्सोनॉमी के लिए एक फाउंडेशनल गाइड का काम करता है। और जब हम इस पूरी व्यवस्था को एक प्रॉपर हायरार्की में लगाते हैं तो हमारे पास 7 मुख्य लेवल्स निकल कर आते हैं। हम सबसे बड़ी कैटेगरी जगत यानी किंगडम से शुरुआत करते हैं। फिर आता है फाइलम, उसके बाद क्लास, फिर ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, फिर जीनस और अंत में इस पूरे पिरामिड की सबसे छोटी और स्पेसिफिक इकाई आती है स्पीशीज। इस तरह हम ब्रॉड से स्पेसिफिक की तरफ आते हैं। इस पूरे कंसेप्ट को आसानी से याद रखने के लिए चलिए शेर और बाघ का सबसे मशहूर उदाहरण लेते हैं। पैंथेरा एक जीनस है। अब इस एक ही जीनस के अंदर 2 अलग अलग स्पीशीज पाई जाती हैं, पैंथेरा लियो यानी शेर और पैंथेरा टिग्रिस यानी बाघ। दोनों एक ही जीनस फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद बिल्कुल अलग स्पीशीज हैं, क्योंकि कुदरत में इनके बीच स्वतंत्र रूप से प्रजनन नहीं होता। तो इस रोचक चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। अगर म्यूटेशंस और नेचुरल सिलेक्शन लगातार इन जीन पूल्स को बदलते रहते हैं, नए रूप देते रहते हैं, तो क्या कोई स्पीशीज कभी सच में कंप्लीटली फाइनल या स्थायी होती है? या फिर क्या ये शब्द इस अनंत और निरंतर चलने वाले विकास के महासागर में बस एक छोटी सी अस्थायी तस्वीर भर है? सोचिए इस बारे में। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि अगर हमें पता करना हो कि 100 या 200 साल पहले किसी विशेष जगह और तारीख पर ठीक कौन सा पौधा उग रहा था, तो हम क्या करेंगे? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन ये वनस्पति विज्ञान की एक बिल्कुल असली और बेहद अहम शाखा है जिसे हर्बेरियम कहा जाता है, एक तरह का बोटैनिकल टाइम कैप्सूल। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली पत्ती भविष्य के लिए एक इतना महत्वपूर्ण वैज्ञानिक दस्तावेज बन जाती है। खैर, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए और इस पूरी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम अपने इस सफर को 4 हिस्सों में देखेंगे। पहला, एक वानस्पतिक पुस्तकालय, फिर प्रकृति को संरक्षित करने के उपकरण, उसके बाद एक 6 चरणीय मास्टर क्लास और आखिर में जानेंगे भारत के विशाल अभिलेखागारों के बारे में। तो चलिए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एक वानस्पतिक पुस्तकालय। आखिर एक ऐसी लाइब्रेरी का क्या मतलब है जहां किताबें कागज के पन्नों की नहीं बल्कि खुद पौधों से बनी हो? हर्बेरियम सुनने ने शायद सूखी और मृत पत्तियों का कोई बेतरतीब ढेर लगे, पर सच में ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक ऐसा कलेक्शन है जहां पौधों के सैंपल्स को पहले अच्छी तरह सुखाया जाता है, दबाकर कागज की शीटों पर लगाया जाता है और फिर भविष्य के लिए एक मान्य वर्गीकरण पद्धति के हिसाब से व्यवस्थित किया जाता है।
आसान भाषा में कहें तो यही व्यवस्था इसे एक प्रामाणिक और हाईली ऑर्गेनाइज्ड वैज्ञानिक डेटाबेस में बदल देती है। अब सवाल उठता है कि भाई इतनी मेहनत आखिर क्यों? इसका मकसद बहुत ही साफ और दूरदर्शी है। ये सुनिश्चित करता है कि हमारा जैविक डेटा आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। इससे पौधों की पहचान करना बहुत आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का ऐतिहासिक डेटा देता है। यानी जलवायु परिवर्तन से 50 साल पहले वहाँ कौन सा पौधा मौजूद था, ये हर्बेरियम हमें एकदम सटीक तरीके से बता सकता है। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं, हमारा दूसरा भाग, प्रकृति को संरक्षित करने के उपकरण। देखते हैं कि जब वनस्पति विज्ञानी फील्ड में उतरते हैं तो वे अपने साथ बिल्कुल किस तरह के उपकरण लेकर जाते हैं। इन उपकरणों में सबसे अनोखा नाम है वैस्क्यूलम। ये कोई साधारण डिब्बा नहीं है, बल्कि आप इसे वनस्पति विज्ञानियों का एक प्रोटेक्टिव कूलर कह सकते हैं। ये टिन से बनी एक खास पेटी होती है। इसकी ठंडी धातु की दीवारें नाजुक वनस्पति खोजों को चिलचिलाती धूप या तेज हवा से बचाती हैं, ताकि वे बिल्कुल ताज़ी और सुरक्षित हालत में लैब तक पहुंच सके। वैस्कुलम के अलावा भी कुछ बेहद ज़रूरी उपकरण होते हैं। सख्त शाखाओं को काटने के लिए तेज धार वाले प्रूनिंग शेयर की ज़रूरत होती है, जड़ों को मिट्टी से निकालने के लिए खुरपी, और इसके साथ ही एक भारी भरकम हर्बेरियम प्रेस होता है, जिसका वजन पौधों को बिल्कुल चपटा करने का काम करता है। और हाँ, इन सबसे अहम है एक फील्ड नोटबुक, जिसमें उसी क्षण पौधे से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल तुरंत दर्ज की जाती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक साथ काम कैसे करता है। हमारा तीसरा हिस्सा, 6 चरणीय मास्टर क्लास। एक परफेक्ट स्पेसिमेन आखिर बनता कैसे है? ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसे आप जल्दबाजी में निपटा दें। ये लैब की एक बेहद बारीकी वाली 6 चरणों की प्रक्रिया है। संग्रह से शुरू होके प्रेस करना, सुखाना, आरोपण, नामांकन और आखिर में स्टोरेज। एक छोटी सी गलती और सारी वैज्ञानिक मेहनत बर्बाद। तो चलिए इन स्टेप्स को थोड़ा करीब से समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है संग्रह यानी कलेक्शन। यहाँ एक बात जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली है वो ये कि पौधे की शाखा के साथ फूल का होना एकदम ज़रूरी है। बिना फूल के कोई भी सैंपल वैज्ञानिक रूप से अधूरा माना जाता है। और जैसा कि हमने पहले कहा, सैंपल लेते ही तुरंत अपनी फील्ड नोटबुक निकालनी पड़ती है। उसी क्षण भौगोलिक डेटा, पौधे का नेचर और उसका स्थानीय नाम नोट करना होता है, क्योंकि बाद में ये चीज़ें भूलने का पूरा खतरा रहता है। इस स्लाइड को देखिए, ये बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि टेक्निक का सही होना कितना ज़रूरी है। अगर पौधे को प्रेस करते वक्त लापरवाही की, जैसे पत्तियां आपस में मुड़ जाएं या फूल छिप जाएं, तो वो सैंपल किसी काम का नहीं रहता। सही तरीका वही है जिसमें पौधे की पूरी संरचना, उसकी एक एक पत्ती और पुष्पीय भाग बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से फैले हुए हों, तभी उसकी सही पहचान हो पाएगी। प्रेस करने के बाद बारी आती है तीसरे स्टेप की, सुखाना। पौधे में मौजूद नमी उसे सड़ा सकती है, इसलिए उसे ब्लॉटिंग पेपर के बीच दबाकर रखा जाता है। और सच बताऊं तो ये कोई एक बार का काम नहीं है। सारी नमी सोखने के लिए हर 24 घंटे में कागजों को बदलना पड़ता है या फिर प्रेस को धूप में सुखाना पड़ता है। ये थोड़ा थकाऊ जरूर है, पर बहुत जरूरी है। सूखने के बाद आता है आरोपण यानी माउंटिंग, और यहाँ आकर हर चीज बेहद नपी तुली हो जाती है। हर्बेरियम शीट बिल्कुल 29 × 41 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए। पौधे को ध्यान से चिपकाने के बाद उस पर 0.1% मर्क्यूरिक क्लोराइड विलयन का स्प्रे किया जाता है। यही वो खास केमिकल है जो लैब्स को उनकी वो टिपिकल क्लिनिकल गंध देता है और पौधे को कीड़ों, दीमकों और फफूंद से हमेशा के लिए बचा लेता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, इतना सब होने के बाद भी एक पूरी तरह से प्रिजर्व्ड पौधा वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल बेकार है, अगर उस पर सही नामांकन या लेबलिंग न की गई हो। शीट के एकदम निचले दाएं कोने पर 4-5 × 7.5 सेंटीमीटर का एक लेबल लगता है। इसमें कलेक्शन की तारीख, स्थानीय और बोटानिकल नाम, फैमिली, लोकेशन और उसे खोजने वाले का नाम सब दर्ज होता है। बिना इस डेटा के वो परफेक्ट सैंपल किसी काम का नहीं। चलिए इन सारे रूल्स को एक साधारण से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक सैंपल तैयार हुआ। उसका लेबल हमें साफ बताएगा कि ये ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रस यानी आम सरसों का पौधा है जो ब्रेसिकेसी कुल से आता है। इसे 30 दिसंबर 2018 को रायपुर में रमेश कुमार द्वारा खोजा गया था। देखा, इस एक छोटे से लेबल ने उस पौधे का पूरा इतिहास और भूगोल बता दिया।
और आखिर में खुले मैदानों से शुरू हुई ये यात्रा अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचती है स्टोरेज। तैयार हर्बेरियम शीट्स को स्टील या लकड़ी की मजबूत अलमारियों में बड़ी हिफाजत से रखा जाता है। यहाँ इंडेक्स कार्ड्स का इस्तेमाल करके इन्हें एक मान्य वर्गीकरण पद्धति के अनुसार अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है। और हाँ, इस खजाने को सुरक्षित रखने के लिए नियमित रूप से कीटनाशकों का छिड़काव भी होता है। अब जब हमने एक सिंगल पत्ती की कहानी समझ ली है, तो चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और इसे एक बहुत बड़े पैमाने पर देखते हैं। हमारा चौथा हिस्सा, भारत के विशाल अभिलेखागार। एक पल के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 25 लाख, है ना हैरान करने वाली संख्या। ये भारत के सिर्फ एक ही फैसिलिटी में सहेज कर रखे गए सैंपल्स की गिनती है। ये प्रकृति के 25 लाख अलग अलग समय और जगहों के स्नैपशॉट्स हैं जो आज भी सुरक्षित हैं। अब इस स्लाइड में जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि ये संस्थान आखिर कितने ऐतिहासिक हैं। सबसे ऊपर देखिए, कोलकाता का हर्बेरियम ऑफ इंडियन बोटानिकल गार्डन, जिसकी स्थापना 1787 में हुई थी, और यहीं वे 25 लाख प्रतिरूप रखे हैं। देहरादून, मद्रास, पुणे और शिलांग जैसे केंद्रों के ये आंकड़े साफ बताते हैं कि हमारी वैज्ञानिक विरासत कितनी समृद्ध है, जो सदियों से हमारे इकोसिस्टम को सहेज रही है। इस पूरी चर्चा के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। आज हमारे आसपास जो प्रकृति मौजूद है, उसमें से आखिर कौन सा पौधा भविष्य का जैविक इतिहास बनेगा? अगली बार जब कोई वनस्पति विज्ञानी अपनी फील्ड नोटबुक और वैस्कुलम लेकर निकलेगा, तो वो शायद उसी पौधे को सहेज रहा होगा जिसे आने वाली सदियों के शोधकर्ता आश्चर्य से देखेंगे। हर्बेरियम सिर्फ सूखे पौधों का घर नहीं है, ये समय के पार देखने का एक जीवित झरोखा है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।